नमस्कार। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है। ब्लैकस्टोन, जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने एनस्ट्रा नाम की एक भारतीय कंपनी में 1.2 बिलियन डॉलर्स का एक भारी भरकम निवेश किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे पूरे देश में एआई पावर्ड डेटा सेंटर्स बनाना चाहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन बड़े बड़े निवेशों के पीछे पैसा आता कहां से है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि भारत की ये जो एआई क्रांति है, उसे फाइनेंस कैसे किया जा रहा है। जरा सोचिए, 1.2 बिलियन डॉलर्स, ये भारत के डेटा सेंटर सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक है। और बात सिर्फ ब्लैकस्टोन की नहीं है, दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत पर दांव लगा रहे हैं। ये नंबर्स सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं, पर असली कहानी तो इन निवेशों के पीछे की उलझी हुई फाइनेंशियल दुनिया में छिपी है। जी हाँ, इन बड़ी बड़ी रकमों के पीछे एक बहुत बड़ी वित्तीय भूल भुलैया है। एक पल के लिए सोचिए कि आप एक लेंडर हैं जो पैसा दे रहा है। आपको सिर्फ बिल्डिंग बनने का रिस्क नहीं उठाना, बल्कि ये भी देखना है कि बिजली की सप्लाई लगातार बनी रहे। और फिर आता है सबसे बड़ा रिस्क, वो महंगे जीपीयू, जिनकी कीमत कुछ ही सालों में लगभग जीरो हो जाती है। अब इतने सारे जोखिमों को एक साथ मैनेज करना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस फाइनेंशियल भूल भुलैया को नेविगेट करने के लिए हमारे पास एक मैप है। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये डेटा सेंटर्स काम कैसे करते हैं। फिर देखेंगे कि पहली ईंट रखने के लिए पैसा कहाँ से आता है। और हाँ, उस जीपीयू वाली बड़ी चुनौती का भी सामना करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि भारत इस ग्लोबल गेम को कैसे बिल्कुल अलग तरीके से खेल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस भूल भुलैया में हमारा पहला कदम है ये समझना कि डेटा सेंटर ऑपरेटर्स के पास बिजनेस करने के दो मेन रास्ते होते हैं। और वो जो भी रास्ता चुनते हैं उसी से तय होता है कि उन्हें पैसा कैसे मिलेगा। इसलिए ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला मॉडल है कोलोकेशन। इसे आप ऐसे समझिए कि ऑपरेटर एक मकान मालिक की तरह काम करता है। वो बिल्डिंग्स और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देता है और कंपनियां आकर वहां अपने सर्वर लगा देती हैं और किराया देती हैं। भारत में सीटीआरएस इसी मॉडल पर काम करता है। दूसरा मॉडल है कंप्यूट एज अ सर्विस। यहाँ ऑपरेटर सिर्फ बिल्डिंग का ही नहीं बल्कि उन महंगे जीपीयू का भी मालिक होता है और वो सीधे कंप्यूटिंग पावर बेचता है, जैसा कि योटा करती है। ये फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि यही तय करता है कि पैसा देने वालों की नज़र में ज़्यादा रिस्की कौन है। अब चलिए इस सफर के सबसे जोखिम भरे हिस्से पर चलते हैं, डेवलपमेंट स्टेज। ये वो वक्त है जब एक मल्टी बिलियन डॉलर का डेटा सेंटर सिर्फ एक आइडिया और कुछ कागजों पर होता है। इस शुरुआती दौर में सब कुछ अनिश्चित होता है। क्या सरकार से सारे परमिट मिलेंगे? क्या बिजली का कनेक्शन टाइम पर मिलेगा? इसी हाई रिस्क की वजह से शुरुआती पैसा उन इन्वेस्टर्स से आता है जो बदले में कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। इसीलिए इसे महंगा इक्विटी कैपिटल कहते हैं, क्योंकि आपको अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। डेवलपर का बस एक ही लक्ष्य होता है, इन शुरुआती अनिश्चितताओं को जल्द से जल्द खत्म करना। जैसे ही वो ऐसा कर लेते हैं, वो इन्वेस्टर्स से महंगा पैसा लेने के बजाय बैंकों से सस्ता लोन ले सकते हैं। इससे उनकी लागत काफी कम हो जाती है। और अब हम आ गए हैं इस फाइनेंशियल भूल भुलैया के बिल्कुल बीच में, जहां सबसे बड़ा राक्षस रहता है। ये वो एक चीज है जो एआई डेटा सेंटर को किसी भी दूसरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग बना देती है। देखिए, आमतौर पर कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए डेवलपर्स एक शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, जिसे कंस्ट्रक्शन टू मिनी पर्म लोन कहते हैं। इसे आप एक तरह का ब्रिज लोन समझ सकते हैं। एक बार बिल्डिंग बन जाती है और उससे कमाई शुरू हो जाती है, तो वो इस शॉर्ट टर्म लोन को एक नॉर्मल लॉन्ग टर्म मॉर्गेज से बदल देते हैं। लेकिन एआई डेटा सेंटर्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्डिंग तो 20-30 साल तक चल सकती है, लेकिन उसके अंदर जो जीपीयू लगे हैं वो तो बस 2-3 साल में ही पुराने हो जाते हैं। अब कोई लेंडर ऐसी चीज के लिए लंबा लोन कैसे दे सकता है जो इतनी जल्दी अपनी कीमत खो देती है? तो इसका सल्यूशन है स्प्लिट फाइनेंसिंग। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक घर के लिए अलग लोन लेते हैं और एक कार के लिए अलग। लेंडर्स भी यही करते हैं, बिल्डिंग के लिए एक लंबा स्थिर लोन और जल्दी पुराने होने वाले जीपीयू के लिए एक छोटा अलग लोन लेते हैं। इस तरह वो दोनों तरह के जोखिमों को मैनेज कर पाते हैं। एक बार जब डेटा सेंटर बनकर तैयार हो जाता है और चलने लगता है, तो डेवलपर का अगला मकसद होता है उस महंगे कंस्ट्रक्शन लोन से छुटकारा पाना। वो इसे एक स्थिर लॉन्ग टर्म लोन से बदलना चाहते हैं, जिसे इंडस्ट्री की भाषा में टेक आउट फाइनेंसिंग कहते हैं।
और यहीं पर हमारे वो दो रास्ते फिर से अलग हो जाते हैं। जो कोलोकेशन ऑपरेटर्स हैं उनके पास एक फिक्स्ड किराए की इनकम होती है, इसलिए वो इन्वेस्टर्स को लंबे समय के कम जोखिम वाले बॉन्ड बेच सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूट ऑपरेटर्स हैं उनकी कमाई तो जीपीयू पर निर्भर करती है, जो कि बहुत रिस्की है। इसलिए उन्हें अक्सर ज्यादा ब्याज वाले शॉर्ट टर्म लोन्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन्हें कभी कभी जंक बॉन्ड्स भी कहा जाता है। तो ये तो हुई ग्लोबल कहानी, लेकिन भारत में चीजें कैसे अलग हैं? आप शायद जानकर हैरान होंगे कि भारत इस फाइनेंशियल भूल भुलैया को एक बहुत ही अलग रास्ते से पार करता है। ग्लोबल मॉडल में जहां 3 स्टेज होते हैं, भारत में अक्सर सिर्फ 2 ही होते हैं। कंस्ट्रक्शन और फाइनल फाइनेंसिंग को एक साथ मिला दिया जाता है। यहाँ ऑपरेटर्स बॉन्ड बेचने के बजाय सीधे बैंकों के पास जाते हैं और लीज रेंटल डिस्काउंटिंग या LRD नाम का एक लोन लेते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो भविष्य में मिलने वाले किराए के बदले में एक लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं। इस भारतीय तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। ये तरीका आसान तो है, लेकिन ये सारा का सारा रिस्क बैंकिंग सिस्टम में डाल देता है और ग्रोथ को भी धीमा कर सकता है। इसका ये भी मतलब है कि ऑपरेटर्स अक्सर अपनी पेरेंट कंपनियों के सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, जो हमेशा एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत की AI क्रांति का पैसा हमेशा बैंकों से ही आता रहेगा, या हम कैपिटल मार्केट्स को भी एक बड़ी भूमिका निभाते हुए देखेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो भारत के टेक्नोलॉजी के भविष्य को तय करेगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले कृपया कमेंट करके बताइए कि आप अगला विश्लेषण किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा ही नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को विस्तार से समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनियों का विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी ही गहरी लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.